हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, परीक्षा वाणी महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परीक्षा वाणी महाकुंभ में आज देखेंगे भाग 28 के अंतर्गत जिला दर्शन का अंतिम जनपद रुद्रप्रयाग। और आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और इस बार की जो नवरात्रि होगी ये अवश्य ही आपके लिए फलदायी सिद्ध होगी। और इस बार मेरे को लगता है कनिष्ठ सहायक 746 और हमारा वीडियो में बहुत से लोग चयनित होने वाले हैं और एक बेहतर भविष्य बनाएंगे वो। और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो अपनी रोचक कहानी सुनाएंगे, बताएंगे कि कितना संघर्ष और कठिन दौर बिताकर उन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की, लेकिन सफ़र बड़ा ही रोचक रहा। ठीक है, तो ऐसे आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ हमेशा अपने नीचे या अपने जो अनुज हैं उनको हमेशा मोटिवेट कीजिए दोस्तों। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत कठिन चीज़ है। ऐसा कभी नहीं बोलना है, हर किसी को मोटिवेट करना है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक इंसान को मोटिवेट कर रहे हो तो वो अपनी भागीदारी समाज को देता है, और समाज में हर किसी की भागीदारी होगी तो हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। सब चीज़ में हमारा एक अच्छा वो देखने को मिलता है यहाँ पे, ग्रोथ। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। ज़्यादा फिर डिस्कस करूँगा तो फिर कुछ हमारे बुद्धिजीवी बोलते हैं सेशन बहुत लंबा होता है, फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लोगों से तो मुझे डर लगता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज देखेंगे रुद्रप्रयाग। और ये जिला दर्शन सीरीज़ आपको कैसी लगी यार, बताओ कमेंट में। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिला दर्शन सीरीज़ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपकी, क्योंकि इस जिला दर्शन में आपने जिलों के बारे में तो जाना, 13 वह जनपदों के बारे में आप जान चुके हैं जो जिनसे उत्तराखंड मिलकर बना है। साथ ही इनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनकी भौगोलिक संरचनाएं, इन जनपदों में स्थित धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, ग्लेशियर, कुंड, झरने, बुग्याल, नदियाँ, परियोजनाएं, ये सभी चीज़ें आपने देख ली जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चलो कि कम से कम 25% उत्तराखंड जीके का सिलेबस यहीं से जुड़ा हुआ है, अगर आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते चीज़ों को। मंदिर वंदिर सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे रुद्रप्रयाग को, वेरी इंपॉर्टेंट। और एकमात्र प्रयाग जो भगवान भोले शंकर को समर्पित है ये है रुद्रप्रयाग। भगवान शिव को समर्पित प्रयाग है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का कौन सा प्रयाग भगवान शिव को समर्पित है या संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा रुद्रप्रयाग। तो थोड़ा यहाँ पे ऐतिहासिक अगर बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो रुद्रप्रयाग का जो प्राचीन नाम था वो था पुनाड़। ठीक है, क्या नाम था इसका? पुनाड़। इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले देखिए रुद्रप्रयाग एक तहसील थी। रुद्रप्रयाग तहसील बनी थी कब? हमारी 1989 में। रुद्रप्रयाग तहसील बनी थी कब? 1989 में। उसके बाद देखिए हमारे रुद्रप्रयाग को जनपद बनाया गया 1997 में, 1997। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। 1997 में आपको पता है दोस्तों हमारे बहुत से जनपद बने, 3 जनपद बने, जिसमें बागेश्वर हो गया एक, और दूसरा चंपावत हो गया, तीसरा हमारा ये रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, ये 1997 में बने थे। रुद्रप्रयाग जनपद की मैं बात करता हूँ तो इसको 3 जनपदों से अलग किया गया। परीक्षा वाणी में 18 सितंबर दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देखते हैं तो 15 सितंबर की डेट दिखाई जाती है रुद्रप्रयाग में। ओके, कहीं पे 16 भी दिया है। तो ऐसे जब भी हमारे डेटा में आपका एरर होता है तो ऐसे क्वेश्चन आयोग बहुत कम पूछता है। जैसे कि कुछ लोगों का सवाल आता है, भैया जो कुंड है हमारा बागेश्वर में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, चमोली में भी है, उत्तरकाशी भी है कुंड, तो कैसे क्या करेंगे हम एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं आयोग, 1% भी चांस नहीं होता ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा इसमें परेशान ना हो। आयोग भी ऐसे एक्यूरेट क्वेश्चन पूछता है जिस पे कोई भी मतभेद ना हो, इतिहासकारों में हो या जो भी किताब से रेफरेंस लिया गया। तो ये चीज़ें हैं। तो 1997 को जनपद बनता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग 3 जनपदों को काट कर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? ठीक है, तो कुछ भाग हमने टिहरी से लिया था, कुछ भाग हमने पौड़ी से लिया था, और कुछ भाग हमने चमोली से लिया था। यानी कि टिहरी, पौड़ी, चमोली का कुछ हिस्सा काटकर बीच में एक छोटा सा जनपद बनाया गया हमारा, और रुद्रप्रयाग जनपद। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रुद्रप्रयाग में ही है। मुख्यालय कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में ही है। ओके, बोला जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ पे, जो नारद जी थे ना, नारायण नारायण करते थे हमेशा, नाटक में आपने देखा होगा, तो भगवान शंकर ने नारद को यहाँ पे संगीत की शिक्षा दी थी, मतलब संगीत सिखाया था बोला जाता है इस जगह पे। ओके, और रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण 3 केदार। चमोली में हम पंच केदार पढ़ रहे थे, 2 केदार तो हमारे चमोली में है, लेकिन 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग में ही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केदार आज हम देखेंगे केदारनाथ। जहाँ पहुँचने के लिए हर भक्त चाहता है, शिव भक्त, कि मैं केदारनाथ अपने जीवन में एक बार जाऊँ ही जाऊँ, तो वो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ही है।
ठीक है। बाकी अन्य तुंगनाथ और हमारा मदमहेश्वर नाथ अभी हम देखेंगे बारी बारी से। तो ये तो रुद्रप्रयाग की हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री जान ली। अब प्रशासनिक ढांचा देखते हैं। तो मुख्यालय है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ऐसे है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के पूर्व में बात करते तो कौन सा जनपद है, तो यहाँ चमोली है इसके, ठीक है। रुद्रप्रयाग के पश्चिम में कौन सा जनपद है, तो टिहरी है। रुद्रप्रयाग के उत्तर में कौन सा जनपद है, तो उत्तरकाशी है। और रुद्रप्रयाग के दक्षिण में हमारा पौड़ी, ठीक है। ये लोकेशन हमारी रुद्रप्रयाग की, इसलिए तो टिहरी और हमारी पौड़ी और चमोली यहाँ से एरिया काट के बनाया गया इसको, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या बेहद कम 2,42,285, ठीक है, मात्र 2,42,285, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है 122, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 122, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 122 लोग रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे साक्षरता, तो साक्षरता है 81.3% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है तहसीलें कितनी है, तो तहसीलें, छोटा ही जनपद है वैसे रुद्रप्रयाग, बिल्कुल ही छोटा जनपद है। तहसीलें मात्र 4 है भाई, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, बसु केदार और जखोली। ऐसे ब्लॉक्स जो हैं विकासखंड, ये भी मात्र 3 हैं, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि, ठीक है, 3 यहाँ पे। लिंगानुपात बहुत ज़्यादा है भाई, अल्मोड़ा के बाद दूसरा प्लेस है रुद्रप्रयाग का, 1114 यहाँ पे लिंगानुपात है। बहुत बढ़िया लिंगानुपात है हमारा रुद्रप्रयाग का, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात हालांकि 1000 से कम है, 905 है। शिशु लिंगानुपात 905 है। विधानसभा सीटें केवल 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी हमारी रुद्रप्रयाग में, एक है केदारनाथ और दूसरी हमारी रुद्रप्रयाग की सीट। तो केवल यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, ये तहसील बना था रुद्रप्रयाग कब, 1989 में, और जनपद बनता है 1997 में। बाकी इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले हम रुद्रप्रयाग में आएंगे भैया, जो यहाँ का सबसे मेन स्पॉट है, धार्मिक स्थल है केदारनाथ। केदारनाथ पे हम जाएंगे सबसे पहले। तो केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। संस्कृत में केदार शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दलदली भूमि या धान की रोपाई वाला खेत, ऐसा बोला जाता है, ओके। स्कंद पुराण में भी हमारा केदारखंड का उल्लेख है, और इसी केदारनाथ की वजह से वो केदारखंड शब्द अस्तित्व में आया कहीं ना कहीं, ये आप मान के चलो। और केदारखंड नाम का उल्लेख हमको सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, साक्ष्य रूप से, तो केदारखंड नाम का उल्लेख हमको सबसे पहले प्रमाणिक रूप से मिलता है अशोक चल्ल का जो गोपेश्वर लेक है, ठीक है। अशोक चल्ल ना, बीच में हमारा जब चंद्र शासन के बीच में हमारा ये चल्ल राजाओं ने अटैक किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो अशोक चल्ल का जो गोपेश्वर लेक है उसमें मिलता है ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे, केदारनाथ जो मंदिर है ना, इसके निकट पे एक पर्वत है जिसका नाम है भृंगपंथ, ठीक है, भृंगपंथ, ठीक है, भृंगपंथ, ये भी आपने नोट करना है। तो भृंगतुंग, इसीलिए भृंगतुंग जो नाम आया केदारनाथ के लिए यहीं पे आता है वो, इसी वजह से भृंगतुंग नाम भी हम केदारनाथ के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे भगवान, माफ़ कीजिएगा, भगवान शिव का है ये मंदिर, लेकिन यहाँ पे स्वामी शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जो थे, गुरु शंकराचार्य, स्वामी बोले या गुरु बोलने की बात है, शंकराचार्य ने यहाँ पे देह त्याग की थी, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे देह त्याग की थी, इसलिए शंकराचार्य की यहाँ पे समाधि भी हमको देखने को मिलती है। केदारनाथ हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, तो केदारनाथ के निकट ही है भैया मंदाकिनी, ठीक है। कौन सी नदी है, मंदाकिनी। अब केदारनाथ आपदा भी आपको पता है दोस्तों, केदारनाथ आपदा अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। केदारनाथ आपदा हमारी हुई थी 16-17 जून 2013। राज्य इतिहास की सबसे भीषण आपदा थी। मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी, चौराबाड़ी झील टूट गई थी ग्लेशियर ब्रस्ट होने की वजह से, और इसी नदी की बाढ़ की वजह से हमारा रामबाड़ा, गौरीकुंड, नीचे के जो प्लेसेस थे, केदारनाथ के क्षेत्र थे, काफ़ी हज़ारों लोग काल कलवित हो गए। जो ऑफिशियल डेटा है वो तो कभी मिलता नहीं है, आपको पता ही है, मतलब जो जेन्युइन डेटा है वो तो मिलता नहीं है, जो ऑफिशियल डेटा है वो आप समझ ही सकते हैं गवर्नमेंट का। बाकी देखिए नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आता है केदारनाथ मंदिर किस शैली में, तो नागर शैली के अंतर्गत कत्यूर शैली भी हम इसको बोल सकते हैं, कत्यूरी शैली या नागर शैली, ठीक है। उत्तर भारत के स्पेशली जितने मंदिर बने हैं ना वो नागर शैली में बने होते हैं, जिसमें छत्र होती है ऊपर, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, कोर्स में पढ़ा हमने, जो हमारा उत्तराखंड का कोर्स था, तो आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे हमको भीमशिला भी देखने को मिलते हैं। हमने परसों पढ़ा था ना चंपावत जनपद, चंपावत में बाराही देवी के निकट भी भीमशिला है,
चंपावत में बाराही मंदिर के निकट भी भीमशिला है। एक भीमशिला हमारी कहाँ पे है, केदारनाथ के निकट भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाएंगे जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करते देखिए हमारा केदारनाथ में हमको देखने को मिलता है एक और मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है, अब बात करी जाए केदारनाथ मंदिर के, देखिए कपाट खुलते हैं बंद होते हैं, आपने ये पढ़ा ही है ना, हमेशा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं बंद होते हैं, बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं बंद होते हैं, ये हम पढ़ते हैं, हमेशा अखबार में आता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये बनता है कि शीतकाल में पूजा कहाँ होती है, जब ये कपाट बंद होते हैं। तो जब भी देखिए मंदिरों के कपाट बंद होते हैं तो उनका कोई ना कोई एक ऑप्शनल प्लेस होता है जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा केदारनाथ है, केदारनाथ की जो पूजा होती है शीतकाल में वो हमारी ऊखी मठ में होती है। ऊखी मठ, केदारनाथ का शीतकालीन जो आवाज़ है ऊखी मठ है, वहाँ पे एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे ये पूजा की जाती है। ठीक है, 4 धामों में केदारनाथ कौन से नंबर का धाम है, तो तीसरा धाम है। यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, ठीक है, फिर केदारनाथ, फिर अंतिम बद्रीनाथ। तो ये रूटीन से चलता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो तीसरा धाम है 4 धामों के क्रम में। ओके, यहाँ पे श्रावण माह में एक मेला भी लगता है, भंतूज मेला, वेरी इंपॉर्टेंट मेला है ये, भंतूज या भतूज मेला। ठीक है, भंतूज मेला, इसको अन्नकूट मेला भी कहा जाता है, विशेष है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको आप। ठीक है, भंतूज मेला या भतूज मेला कहाँ पे लगता है, ये हमारा केदारनाथ में लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी देखिए अगला फिर जो हमारा केदार आता है ना, अगला केदार बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बोला था उस दिन चमोली वाले सेशन में कि 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग में, 2 केदार हमारे चमोली में है। तो दूसरा केदार है मदमहेश्वर नाथ या मदमहेश्वर। तो मदमहेश्वर चौखंबा पर्वत के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है। बोला जाता है कि यहाँ पे शिव की नाभि की पूजा होती है, शिव की नाभि की पूजा। ठीक है, शिव की नाभि का मंदिर है, ऐसा बोला जाता है ये। और इसका भी जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो हमारा ऊखीमठ ओंकारेश्वर में है। स्थानीय लोग इसको मध्यो कहते हैं, तभी ये मदमहेश्वर नाम आया है अस्तित्व में। ओके, बाकी बात की जाए, देखिए यहाँ पे हमारा मंदिर के बारे में अन्य तथ्यों की बात करते हैं। तो पांडव शैली का बना हुआ मंदिर है ये, और शिव के नाभि की पूजा होती है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, शिव की नाभि की पूजा कहाँ पे होती है, जटा केस की पूजा कहाँ पे होती है, शिव के बाह की पूजा कहाँ पे होती है, मुंह की पूजा कहाँ पे होती है ना। तो ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अगला जो है हमारा पंच केदारों में तुंगनाथ। तो तुंगनाथ देखिए पंच केदारों में तीसरा केदार माना जाता है, तीसरा है, तृतीय केदार माना जाता है इसको। यहाँ पर शिव के हाथों की या बाह की पूजा होती है। ठीक है, शिव के हाथों की या बाह की पूजा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी देखिए हमारे तुंगनाथ मंदिर के निकट ही हमको एक पर्वत देखने को मिलता है, चंद्रशिला पर्वत। चंद्रशिला पर्वत, चोपता बुग्याल की ट्रैकिंग के लिए जो लोग गए होंगे वो यहाँ पे गए होंगे चंद्रशिला में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चंद्रशिला के निकट ही हमको एक रावण शिला भी देखने को मिलती है, रावण शिला, ध्यान रखेंगे। रावण ने यहाँ पे बोला जाता है कि शिव की तपस्या की थी, इसलिए रावण शिला हमारी तुंगनाथ में स्थित है, और चंद्रशिला भी हमारी तुंगनाथ में ही स्थित है। और तुंगनाथ कौन से पर्वत पे है, तो तुंगनाथ तारा पर्वत पे है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर तारा पर्वत ऑप्शन में नहीं तो फिर चंद्रशिला ही ऑप्शन माना जाएगा, राइट। अगला देखिए पॉइंट जो है, जैसे हमने शीतकाल में बात की इन मंदिरों की, वैसे ही शीतकाल में हमारी तुंगनाथ की जो पूजा होती है वो मक्कू मठ में होती है, मक्कू मठ या मार्कंडेय मंदिर में। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हमारा जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है हमारा ऊखी मठ। ऊखी मठ की हमने बात की, ऊखी मठ में कौन सा मंदिर है बोला हमने, तो ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है। तो ओंकारेश्वर मंदिर की भी बात कर लेते हैं। तो ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण बोला जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। किसने, गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि बाणासुर नाम का जो राक्षस था ना, बाणासुर की पुत्री का यहाँ पे विवाह हुआ था, ऐसा बोला जाता है। और केदारनाथ और मदमहेश्वर का जो हमारा शीतकालीन पूजा स्थल है वो हमारा ओंकारेश्वर मंदिर है ऊखीमठ में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा कोटेश्वर महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट, कोटेश्वर महादेव। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर हमारा ये रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है, और यहाँ पर एक पानी गिरती हुई गुफा भी है, सदा नीला गुफा हम बोलते हैं, उसमें जल आपको टपकते हुए दिखेगा, लाइक टपकेश्वर वगैरह की तरह। ठीक है, तो ये हमारे कोटेश्वर महादेव में एक गुफा हमको देखने को मिलती है। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ पे, कभी क्वेश्चन आएगा, तो रुद्रप्रयाग में ही लोकेशन है। अगला प्लेस है भाई गुप्त काशी। ठीक है, तो गुप्त काशी तो भगवान विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है गुप्त काशी। यहाँ पे जो गुप्त काशी में मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, और वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है या उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है उसके समतुल्य इसको रखा जाता है, बोला जाता है कि वैसा फल मिलता है। और यहीं पर एक हमारा अर्धनारीश्वर मंदिर भी हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। और गुप्त काशी में एक कुंड है दोस्तों जो एग्जाम में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका कुंड कहाँ पे है, तो ये हमारे कहाँ पे है, ये गुप्त काशी में यानी कि रुद्रप्रयाग में। ओके, अगले प्लेस की तरफ चलते, तो अगला प्लेस है मक्कू मठ। तो मक्कू मठ हमारा देखिए बहुत ही फेमस है। मक्कू मठ 1803 का भूकंप आया था ना गढ़वाल में, गढ़वाल का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है 1803। तो इस भूकंप में ये मक्कू मठ भी कहीं ना कहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। बोला जाता है कि बाद में पुनः निर्माण इसका कतूरी शैली में किया गया। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक तथ्य है, पौराणिक तथ्य है, वो ये है कि मार्कंडेय जो ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था, ऐसा बोला जाता है। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। बहुत से मठ है उत्तराखंड राज्य में, जैसे कि अंगाली मठ है टिहरी में, मक्कू मठ हो गया, ऊखी मठ हो गया, और भी बहुत से मठ है छोटे बड़े राज्य में, ठीक है। ऐसे ही हमारे देहरादून का बौद्ध धर्म वाला मठ हो गया, वो क्लेमेंट टाउन बौद्ध मठ। चलिए अगले प्लेस की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्लेस है वसु केदार। तो वसु केदार में हमको नागर शैली में 22 मंदिरों का समूह देखने को मिलता है। 22 मंदिरों का समूह रुद्रप्रयाग के किस जगह पे देखने को मिलता है, वसु केदार में, ठीक है। अगला देखिए कैलाश महादेव मंदिर। तो कैलाश महादेव मंदिर भी हमारा कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में। और चोपता के निकट आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, चोपता बुग्याल की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे है फलेश्वर तुंगनाथ मंदिर। फलेश्वर तुंगनाथ मंदिर ये भी हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद में आपको ज़्यादा धार्मिक स्पॉट देखने को मिलेंगे, और रुद्रप्रयाग जनपद में आपको कुछ हमारे नदियाँ भी देखने को मिलेंगी और साथ ही कुछ बुग्याल भी हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्लेस हमारा आ जाता है कौन सा, अगला प्लेस आएगा हमारा फिर काली मठ। काली मठ, तो देखिए एक मठ और आ गया काली मठ। तो काली मठ जो है माँ शक्तिपीठ, जो हमारी माँ शक्ति है उनके शक्तिपीठों में से एक है। और बोला जाता है कि इसमें महाकाली का रक्तवाणी मंदिर है। तो आपको पता है ना, महाकाली जब गुस्से में हो गई थी तो उन्होंने कितनों का मतलब सर कलम कर दिया था, बिल्कुल रौद्र रूप, ठीक है। और बोला जाता है कि यहाँ पर ही महाकाली ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज की हत्या की थी। रक्त बीज वो था ना जिसका एक खून का बूंद जहाँ भी गिरता था एक नया राक्षस पैदा हो जाता था, तो उसका यहाँ पे दमन किया था माँ ने, ऐसा बोला जाता है। तो ये है हमारा काली मठ में। इसके बाद देखिए हरियाली देवी। तो हरियाली देवी हमारा ये भी एक मंदिर है, ये भी रुद्रप्रयाग में, जसौली एक गांव है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला है देखिए हमारा बौद्ध स्तूप नाला। तो बौद्ध स्तूप नाला भी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है भाई, बौद्ध स्तूप नाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नाला एक गांव है हमारा रुद्रप्रयाग में, और बोला जाता है कि ये उत्तराखंड का पहला बौद्ध स्तूप है, और आदि गुरु शंकराचार्य के आने से पहले ही ये यहाँ पे स्थापित था, ऐसा बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सिरकटा गणेश मंदिर। सिरकटा गणेश मंदिर, तो सिरकटा गणेश मंदिर हमारा सोनप्रयाग के निकट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मुंडकटिया गणेश भी कहा जाता है क्योंकि मुंड मतलब सिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिजुगी नारायण मंदिर। त्रिजुगी नारायण मंदिर, ठीक है। देखिए त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है। यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आज आपको क्लियर कर देता हूँ। त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर विवाह हुआ था किसका, शिव और पार्वती का। तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, अगर ऑप्शन में शिव पार्वती दिया जाए तो आंख बंद करके सीधे उस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, लेकिन नहीं। त्रिजुगी नारायण, नारायण शब्द लास्ट में आ रहा, तो आप खुद यहाँ पे करिए ना इसको कनेक्ट, मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर, लेकिन यहाँ पे शादी की थी किसने, शिव पार्वती ने, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर पे शादी नहीं करके बैंकेट हॉल में करते हैं, ऐसे भगवान शिव पार्वती ने भी यहाँ पे शादी की, लेकिन उनको समर्पित मंदिर नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्लेस है वो हमारा है अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, परीक्षावाणी में भी। तो अगस्त मुनि की बात करते हैं, तो ये अगस्त जो मुनि थे इनकी तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ पे अगस्त घाट भी देखने को मिलेगा आपको। अगस्त मुनि की कहानी बहुत बार आपने पढ़ी होगी। एक बार गिलहरी को बचाने के लिए अगस्त मुनि क्या करते हैं, पूरा समंदर पी जाते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो एक पूरी कहानी है। और उसके बाद क्या करते हैं, अब बहुत से जीव जंतु चले जाते हैं अंदर उनके, तो सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर एज ए यूरिन क्या करते हैं, समंदर को बाहर करते हैं अपने अंदर से। इसलिए तब से बोला जाता है कि समंदर का पानी खारा है। देखिए पौराणिक गाथाओं में भी कितनी कनेक्टिविटी है, हर चीज़ के लिए तथ्य रखे गए हैं। ये है हमारा सनातन धर्म देखा जाए तो, ठीक है। अगला है देखिए पॉइंट, जाग देवता मंदिर। जाग देवता मंदिर, ठीक है। जाग यानी कि यक्ष देवताओं को जो समर्पित मंदिर है, वो भी हमारा एक मंदिर है दोस्तों, ठीक है। रुद्रप्रयाग में स्थित है। नारायण कोटि एक प्लेस है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा अन्य बहुत से मंदिर हैं, बाकी भी और मंदिर हैं, जैसे कि रणजीत महाराज मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, पिल्लू कर्मजीत मंदिर है यहाँ पे, मठियाणा देवी मंदिर। तो मठियाणा देवी मंदिर भी हमारा रुद्रप्रयाग में है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा भी बहुत से मंदिर है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ रुद्रप्रयाग पूरा मंदिरों का एक गढ़ है। इतने मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्या बताऊँ मैं आपको, ठीक है। जो आप लेकिन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करने से सेशन लंबा हो जाएगा। ओके, गौरीकुंड देखिए, केदारनाथ यात्रा जब हम करते हैं तो केदारनाथ यात्रा का एक पड़ाव है। केदारनाथ आपदा में बहुत क्षति हुई थी गौरीकुंड को, और इसके बाद जब अगला जो पड़ाव आता था उसका नाम था रामबाड़ा। लेकिन वो रामबाड़ा भैया वो तो नक्शे से ही गायब हो गया। कितनी भीषण ये आपदा होगी आप सोच सकते हैं, कितनी बड़ी ये हिमालय की सुनामी बोला गया इसको। केदारनाथ आपदा को हिमालय की सुनामी भी कहा जाता है। तो इस सुनामी में रामबाड़ा जो जगह थी ना, ये पूरी गायब हो गई। चलिए, ये बड़ी ट्रेजेडी थी, ऐसी ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए थी अपने राज्य में। कितने पीछे हम गए, कितनी इकोनॉमी को लॉस हुआ उसमें। चलिए अब देखेंगे जो हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित प्रमुख झीलें हैं, ताल हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख ताल है वासुकी ताल। वासुकी ताल बहुत बार एग्जाम में बन गया ना, वासुकी ताल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बधानी ताल, बधानी ताल, ठीक है। दो ताल तो ये हो गए। फिर हमारे एक वेरी इंपॉर्टेंट ताल है देवरिया ताल। देवरिया ताल भी हमारे कहाँ पे है, ऊखीमठ से 7 किलोमीटर आगे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे देवरिया ताल आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखेंगे, देवरिया ताल उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ताल है। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ताल है देवरिया ताल है, ठीक है। कहीं ना कहीं देवताल भी आपको दिख जाएगा, लेकिन नहीं, देवरिया ताल है हमारी, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की, ठीक है ना, भारत की नहीं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा हमारी एक ताल वेरी इंपॉर्टेंट है, चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल ये भी हमारी रुद्रप्रयाग में ही है। चौराबाड़ी ताल में ही महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसीलिए चौराबाड़ी ताल को क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर या हमारी सुरवदी ताल भी कहा जाता है, ठीक है। अब चौराबाड़ी ताल में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित क्यों की गई, इसके पीछे भी एक रीज़न है। आप सभी को पता है भैया, जब जब हमारे भारत के बड़े बड़े नेता, इतिहासकार या जो भी उसमें स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो बीमार होते थे, मेंटली डिप्रेस्ड होते थे, तो एक ही जगह थी जहाँ पे वो स्वास्थ्य लाभ ले सकते थे। तो सभी को उत्तराखंड और हिमाचल आना उस समय पसंद था। तो गांधी जी हो गए, बहुत से बड़े बड़े लीडर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इवन महादेवी वर्मा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आते थे और प्रवास करते थे। तो गांधी जी यहाँ पे प्रवास करते थे और गांधी जी को केदारनाथ बहुत पसंद था। और गांधी जी ने बोला था कि जब भारत देश आज़ाद होगा तो मैं केदारनाथ जरूर आऊँगा मत्था टेकने भगवान को, ठीक है। देश आज़ाद हो गया भाई, ठीक है, देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके ही कुछ समय बाद गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई गोडसे के द्वारा, ठीक है। तो गांधी जी केदारनाथ नहीं पहुंच पाए, लेकिन गांधी जी की दिली इच्छा थी कि मैं केदारनाथ देखूं। तो भाई गांधी जी नहीं पहुंच पाए, तो जो उनके अस्थियां थी उनको भी ला के तर्पण किया गया चौराबाड़ी ताल में, इसलिए इस ताल का नाम पड़ गया गांधी सरोवर या हमारा असुरवदी ताल, ठीक है। ये पूरी कहानी है। 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहाँ पे विसर्जित की गई थी, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा 16 जून 2013 को आपदा आई थी, उसका रीज़न भी यही ताल थी। हाँ, उसका रीज़न भी यही ताल थी। तो कहीं ना कहीं जो चौराबाड़ी ताल है, चौराबाड़ी ताल में एक हिसाब से मानूंगा केदारनाथ के ऊपर होने के लिहाज से देखा जाए तो एक धार्मिक अस्तित्व वाली ताल भी है। उससे ज़्यादा छेड़खानी या ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसका खामियाजा हमारी इंसान जाति को ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक से कुछ परे हो रहा है। अगली जो ताल है, देखिए अगली कुछ और ताल हैं, उनको भी नोट कर लो आप। पैया ताल, पैया ताल भी रुद्रप्रयाग में है ये। और इसके अलावा हमारे देवताल अभी हमने बोला, देवताल, ठीक है। यमताल तो थियरी में हमारा बहुत सी बुक्स में यमताल भी दिया है रुद्रप्रयाग में। सिद्धताल, सिद्धताल भी हमारे कहाँ पर रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा बिसरी ताल है, एक बिसरी ताल, ठीक है। बाकी एक कुंड भी है, नंदी कुंड, नोट कर लेंगे। नंदी कुंड जो है ये रुद्रप्रयाग में है। तो ये तो हो गई रुद्रप्रयाग स्थित कुछ झीलें ताल है, ओके। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो स्थित प्रमुख बुग्याल हैं, रुद्रप्रयाग स्थित बुग्यालों की बात करते हैं। तो इसमें हमारा देखिए खाम मनंगई बुग्याल या मनंगई बुग्याल हमारा कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ बुग्याल तो हो ही गया अपने आप में। मद महेश्वर बुग्याल हो गया भाई, और तुंगनाथ के ऊपर वाला बुग्याल हो गया, ठीक है। कसनी बुग्याल हो गया, कसनी बुग्याल भी यहाँ पे है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, चोपता बुग्याल, ठीक है। और एक और बुग्याल है बर्मी बुग्याल। तो ये सभी हमारे कहाँ पे रुद्रप्रयाग स्थित बुग्याल है, नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं रुद्रप्रयाग के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है रुद्रप्रयाग स्थित प्रमुख जो मेले हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पे आयोजित होते हैं उनको देख लो जरा।
तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मेला मेरे को लगता है, जो कि एग्जाम में बनने की पूरी संभावना रहती है, जाग मेला। जाग मेला जो है रुद्रप्रयाग में लगता है। इसके अलावा जो हमारा है हरियाली देवी मेला, हरियाली देवी मेला ये भी हमारा रुद्रप्रयाग में लगता है। और मठियाना मेला, जो भी मंदिर है ना उनके आसपास ही मेले भी लगेंगे। इस चीज़ को कनेक्ट कर लेना भाई, ये बड़ी ट्रिकी एक यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे कि ये फला मेला कहाँ पे लगता है। तो बहुत से मेलों के नाम सिमिलर हैं मंदिरों के, जो मंदिर है उसी के नाम से मेला भी लगता है, तो आपको कनेक्ट करना है वहाँ पे, ठीक है। जैसे जाग मेला भी, हमने जाग मंदिर की भी बात की ना यक्षों की, ऐसे ही पांगरी मेला है, काली काठ मेला है, सहजा कौतिक है, ये सभी हमारे रुद्रप्रयाग में लगते हैं। वासुदेव का मेला भी हमारा, वासुदेव मेला भी कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है। कुमारशरण का मेला, रणजीत मेला, गैड़ा मेला भी लगता है, गैड़ा मेला यहाँ पे, गैड़ा मेला कहाँ लगता है, वो रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखेंगे। और रक्ष महादेव का मेला, वामशु मेला, तो ये सभी मेले हमारे कहाँ लगते हैं, रुद्रप्रयाग में। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये रुद्रप्रयाग के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने डिस्कस कर लिए। छोटा सा जनपद है रुद्रप्रयाग, हालांकि धार्मिक प्लेस बहुत ज़्यादा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो तथ्य हैं, जो एग्जाम में बनने वाले पॉइंट है, लगभग यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। बाकी रुद्रप्रयाग स्थित कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, उनको भी जाते जाते देख जाइए आप कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है मंदाकिनी नदी का। तो मंदाकिनी में ही जल प्रलय हुआ था उस समय। चौराबाड़ी ताल जो कि चौखंबा ग्लेशियर है उसके पाद में है, तो चौराबाड़ी ताल से ही उद्गम होता है मंदाकिनी का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंदाकिनी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि प्रवाहित होती है हमारी रुद्रप्रयाग में। क्षीर गंगा, क्षीर गंगा को दूध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मधुगंगा, मधुगंगा, ठीक है। और हमारा सोन नदी, सोन नदी को वासुकी नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आकाश कामिनी नदी है, रावण गंगा भी है भैया, ये नोट करना। रावण, लास्ट टाइम पे रावण कुंड तो पूछा गया था शायद, रावण से संबंधित बैरास कुंड पूछा गया था पिछली बार, ठीक है, जो कि चमोली में है। ऐसे इस बार बन सकता है क्वेश्चन कि रावण गंगा कहाँ पे है, रावण गंगा, तो ये हमारी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी की सहायक नदी है। ऐसे ही हिलाऊ नदी, हिलाऊ नदी कहाँ पे है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। और कुसुम गंगा भी एक, कुसुम गंगा ये भी सहायक नदी है हमारी, ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी, ये सभी मंदाकिनी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी बताई मैंने, दूध गंगा है, क्षीर गंगा, मधु गंगा और सोन गंगा, रुच्छ गंगा, और इसके अलावा कुसुम गंगा, रावण गंगा, हिलाऊ नदी, क्युंजागार, बहुत सी नदियाँ हैं, ये सभी हमारी किसकी हैं, मंदाकिनी की सहायक नदी है। इसलिए जो मंदाकिनी है ना, ये रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदी है। और रुद्रप्रयाग में जो संगम होता है तो वो किस किस का होता है, मंदाकिनी और किसका होता है, अलकनंदा का, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ये आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग में दो टाइप के नृत्य बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भाई। कौन कौन से नृत्य हैं ये, तो पहला है पांडव नृत्य, पांडव नृत्य, और दूसरा है बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल नृत्य, ये नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद में पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। चलिए इसके बाद देखिए एक और पॉइंट निकल के आता है, देखिए एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। देखिए रुद्रप्रयाग जनपद में एक प्लेस था ककोड़ा खाल, ठीक है, काकड़ो खाल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बेगार का बहुत भीषण आंदोलन हुआ, मतलब कुली बेगार प्रथा का बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन हुआ। तो इसको देखते हुए उसमें गढ़वाल का एक डिप्टी कमिश्नर था पी मैसन। तो इस डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, जितनी भी सरकारी सेवाएं थी, जितनी भी हमारी सरकारी सेवाएं थी या अन्य कमर्शियल सर्विसेज थी हमारी, एक पट्टी की 10 जूला पट्टी, ये जो घटना हुई थी 10 जूला पट्टी में हुई थी। तो यहाँ की जितनी भी सर्विसेज थी उनको क्या कर दिया, एबंडेंट कर दिया, मतलब रोक दिया, उनको बैन कर दिया, ठीक है। तो ये किस टाइम पे हुआ था, पी मैसन के टाइम पीरियड पे हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी लगभग जो रुद्रप्रयाग के अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बन गए हैं, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है दोस्तों, 1924 में 1924 में क्या हुआ, केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय स्थापित हुआ। केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ऊखी मठ में, ठीक है, ऊखी मठ में। तो ऊखी मठ में कभी क्वेश्चन बन जाए आने वाले एग्जाम में, क्या पता। केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय की स्थापना ऊखी मठ में कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, और रावल नीलकंठ ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लें। केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए देखिए केदारनाथ विकास प्राधिकरण का जो हमारा निर्माण हुआ था 2013 में किया गया था, और इसका जो काम करना शुरू किया 2017 से हुआ, ठीक है। केदारनाथ विकास प्राधिकरण, कभी क्वेश्चन बनेगा
कब स्थापित हुआ था? तो 2013 में। जैसे मतलब आपदा आई तो उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य भी करवाने थे, तो उसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई, केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब रुद्रप्रयाग की बात हो रही है तो रुद्रप्रयाग से भैया एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम मिस नहीं कर सकते यहाँ पे, चंद्र कुंवर बरतवाल। चंद्र कुंवर बरतवाल जी, ठीक है। आप सभी को पता है मालकोटी गांव में, अभी क्वेश्चन बना था सचिवालय रक्षक के एग्जाम के दिन, किस गांव में इनका जन्म हुआ था? तो मालकोटी गांव में इनका जन्म हुआ था 1919 में। ठीक है, और इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कि नंदिनी हो गई। इसके अलावा इनके सबसे काफल पाको, जो कि आज भी अमर है, मतलब काफल पाको जो रचनाएं हैं। देखिए इनको गढ़वाल का कीट्स भी कहा जाता है। गढ़वाल का कीट्स किसको कहा जाता है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो गढ़वाल का जॉन कीट्स कहा जाता है हमारा चंद्र कुंवर बरतवाल जी को। जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है BA MA में वो जानेंगे जॉन कीट्स को, या जिन्होंने नीचे कक्षाओं में भी 11-12 में पढ़ा है तो याद होगा। जॉन कीट्स की पोएम्स ज़्यादा होती थी ना सिलेबस में, तो जॉन कीट्स की तरह तुलना की जाती है इनकी। और इसके अलावा भी देखिए चंद्र कुंवर बरतवाल जो है दोस्तों, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे मेघ नंदिनी है और जीतू है, जीतू भी इनकी रचना है। ठीक है, माधवी है और जीतू, ऐसी कुछ रचनाएं इनकी। तो इन्होंने बहुत अल्पायु रहा, मतलब इनका जो निधन हुआ था 1947 में हो गया था, यानी मात्र 28 ईयर्स में इनका निधन हो गया था। बट 28 साल के करियर में भी इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की। ठीक है, 6 रोग से इनका आई थिंक निधन हो गया था। और इसको इसीलिए मतलब देखिए जो चंद्र कुंवर बरतवाल की जो रचनाएं थी ना, उन रचनाओं का अगर कंपैरिजन किया जाता है तो वो रचनाएं हमको समकक्ष लगती है किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। इसलिए निराला के समकक्ष भी रखा जाता है इनको, चंद्र कुंवर बरतवाल को। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा राज्य के किस कवि को निराला के समक्ष रखा जाता है, तो वो हमारे कौन है? चंद्र कुंवर बरतवाल। ओके, तो इसके अलावा देखिए रुद्रप्रयाग से एक व्यक्ति और आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरणविद अनिल जोशी। अनिल जोशी आपको पता है दोस्तों, समाज सेवी भी है, पर्यावरण के लिए भी इन्होंने काम किया, क्योंकि पर्यावरण के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था, हैस्को। ठीक है, हैस्को जो है 1979 में स्थापित हुआ, लेकिन काम करना शुरू किया 1983 से हैस्को। लेकिन स्थापना जब भी पूछी जाए कि भाई जिस वर्ष फाउंडेड हुआ तो वही हो, सही आंसर होगा ना। हैस्को की स्थापना हुई थी 1979 में, माफ कीजिएगा 89 बोला तो मैंने, 1979 में, 1979 में। और इसने काम करना शुरू किया था 1983 से। ओके, इनको 2006 में जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है अनिल जोशी को। इसके अलावा अनिल जोशी को आपको पता है दोस्तों, अन्य पद्मश्री वगैरह से भी सम्मानित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनिल जोशी ने दोस्तों एक यहाँ पे मुहिम भी शुरू की थी। इनका एक कैंपेन चला था, गांव लौटो भाई, गांव लौटो, गांव लौटो और काम करो, खेत जोतो। ठीक है, अपनी जो बागवानी उनको दोबारा पुनर्जीवित करो, स्टार्टअप शुरू करो, पशु का काम करो, डेयरी का काम करो, पोल्ट्री का काम करो, यानी कि गांव लौटो। कब तक गुलामी करोगे बड़े शहरों में बड़ी कंपनीज की? तो ये स्लोगन किसने दिया था या कैंपेन शुरू किया था किसने? हमारा अनिल जोशी ने, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और नाम पर्यावरण से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, जिनका नाम है हमारा, एक नाम और होगा हमारा, ठीक है, जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी, जिनको जंगली कहा जाता है। जगत सिंह चौधरी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, पर्यावरणविद हैं ये, इनका उपनाम जंगली है। और ये दोस्तों जाने जाते हैं मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए। मिश्रित वन खेती मॉडल। अब मिश्रित वन खेती मॉडल क्या है? उत्तराखंड में देखिए बहुत सी जगहों पे खेत ऐसी जगहों पे हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, जहाँ पे क्या होता है, उन खेतों में अनाज उगाने के लिए वनों को क्षति देनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें वनों को नुकसान किए बिना हम वहाँ पर भी खेती वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसा परिवेश होगा, यानी कि अगर पेड़ों का कुछ मतलब बहुत से पेड़ एक साथ हैं वहाँ पे, और उस पेड़ों के बीच में कौन सी फसल हो सकती है, किस प्रकार की सीडिंग वहाँ पे बिल्कुल उपयुक्त होगी, तो इस तरह से इन्होंने एक मॉडल बनाया। ठीक है, जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित वन खेती मॉडल, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और अपनी खेती का काम भी हो जाए। इसलिए दोस्तों ये जाने जाते हैं, बहुत फेमस है, जंगली इनका उपनाम है। 1995 में इनको गौरा देवी सम्मान दिया गया था। इसके अलावा इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान और आर्यभट्ट सम्मान भी दिया गया 2006 में, आर्यभट्ट सम्मान। ठीक है, बाकी और भी पुरस्कार इनके, इंदिरा प्रियदर्शी वृक्ष मित्र सम्मान भी मिला इनको सन 2000 में। तो ये हम उत्तराखंड की महान विभूति में पढ़ लेंगे बाद में। बाकी और भी बहुत से लोग हैं, जैसे कि रमाकांत बेंजुवाल जी हैं, हिमानी शिवपुरी को आप जानते होंगे, टीवी एक्ट्रेस जो हैं हिमानी शिवपुरी, यहीं से रिलेट करती हैं वो बेसिकली। और डॉक्टर उमाशंकर सतीश, उमाशंकर सतीश जी की एक रचना पूछी गई थी लास्ट किसी एग्जाम में, मेरे को याद है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी, ये किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन बना था, तो ये हमारी उमाशंकर सतीश की है, लेखक हैं ये। ओके,
तो दोस्तों यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत लंबा सेशन हो गया। देखिए, जाना हमने रुद्रप्रयाग के सभी महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में। लगभग हमने देखिए उत्तराखंड जिला दर्शन में सभी पॉइंट्स पे यहाँ पे प्रकाश डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी जिला दर्शन सीरीज इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि कुछ ना कुछ पॉइंट रह ही जाते हैं। आप अपने जो भी पॉइंट रह जाते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो उसको कम से कम वो पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपको परीक्षाओं महाकुंभ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जाते जाते देखिए दोस्तों, जब ये लोग इतना कर सकते हैं, जगत सिंह चौधरी जंगली जी हैं, अनिल जोशी जी हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यार, अपनी लाइफ में यार पेड़ लगाओ, ठीक है, इस धरती को बचाओ। और साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत पर्वतीय स्टेशनों में जब आप घूमने जाते हैं, हिल स्टेशनों में, बुग्यालों में, या किसी भी ट्रैकिंग पे, चोपता बुग्याल हो, अन्य जो भी बुग्याल जहाँ पे जाते हैं हम, केदार कांठा हो, तो यार वहाँ पे जितने भी हमको दिखते हैं कि गलत चीज़ें हैं या जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, प्लास्टिक कचरा या भी जो भी हमारा ऐसा कचरा बोल सकते हैं जो डिग्रेडेबल नहीं है, तो उसको लाना है हमने वहाँ से, ताकि वहाँ के इकोसिस्टम पे कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। और जो बाहर के लोग विजिटर यहाँ पे उत्तराखंड में घूमने आते हैं उनको भी ये अवेयर करना है। आप आइए और हमारे उत्तराखंड में घूमिए, लाभ लीजिए, बट यहाँ पर आप बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमारी इकोलॉजी को, हमारी इकोसिस्टम को या हमारे इन्वायरमेंट को आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और अच्छे से उनको अवेयर कीजिए और अपने थ्रू भी मैसेज करके, अपने कोट्स लिखकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। ये सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जब ये दुनिया होगी, पर्यावरण होगा, खूबसूरत स्थल होंगे, साफ़ हवा होगी, ऑक्सीजन होगी, तब हमारा अस्तित्व होगा। वरना पैसे कमाने का, भौतिक चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सच्चाई को आज आप जान लीजिए। ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। जल्दी मिलेंगे आपको परीक्षा वाले महाकुंभ के नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, गुड नाइट, जय हिंद, जय उत्तराखंड।